मैं अपने स्कूल का होमवर्क करने में मसरूफ थी। किचन से मुसलसल दादी के खांसने की आवाजें आ रही थीं। न जाने इन्हें क्या बीमारी लग चुकी थी। पिछले कई माह से इन्हें मुसलसल खांसी आ रही थी, जो अब ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मगर इसके बावजूद अम्मी इनसे सारे काम करवाया करती थी। अभी भी अम्मी ने इन्हें खाना बनाने को कहा था। वो खांस खांस कर अब सीने पर हाथ रखे बमुश्किल उठी और अम्मी के कहे मुताबिक खाना बनाने लगी। खाना अभी आधा ही बना था कि अम्मी ने इनसे चाय बनाने की फरमाइश कर दी। दादी को शदीद खांसी लगी हुई थी। वो खांस भी रही थी और चाय भी बना रही थी। अम्मी को तो वैसे ही इनकी खांसी से मुसलसल चिढ़ महसूस होने लगी थी। अम्मी ने जब दादी को खाने के ऊपर खांसते हुए देखा तो इन्हें इनसे घिन सी महसूस होने लगी। जब दादी चाय और खाना बनाकर अम्मी के सामने रखने लगी तो अम्मी ने एक ही लम्हे में चाय और खाने की ट्रे उल्ट दी। गरम चाय दादी के पांव पर गिरी तो जलन से वो बिलबिला उठी, जबकि खाना सारा इनके कपड़ों पर और फर्श को आलूदा कर चुका था। अम्मी गुस्से से इनकी जानब देखते हुए बोली, ले जाओ ये खाना और खुद ही खाओ। पता नहीं कैसे बनाती रही हो, खांस खांस कर जरासीम इसी में शामिल करती रही। मैं तो नहीं खा रही ये खाना, जाओ बाहर से मेरे लिए खाना लेकर आओ। दादी खांसते हुए कभी जलते पांव को देखती तो कभी सालन से भरे कपड़ों को। इन्हें समझ ना आई कि अपना हुलिया दुरुस्त करूं या पैरों पर बनते छालों पर कोई दवा लगाऊं। मगर अम्मी का हुक्म तो शायद सबसे पहले मानना था। तो इसी हुलिये में फौरन घर से बाहर चली गईं और होटल से अम्मी और मेरे लिए खाना पैक करवा कर लाने लगी। वापिस आई तो खांस खांस का नीम बेहोशी जैसी हालत हो चुकी थी इनकी। मगर इसके बावजूद अम्मी ने इन पर जरा भी तरस ना खाया और सारा खाना खुद और मुझे खिलाने लगी। मैं तो बचपन से ही ऐसे कई मनाजर देखती चली आ रही थी, मगर जब से होश संभाला था, सूझबूझ के काबिल हुई थी, तब से अम्मी अब्बू का दादी के साथ ये रवैया मुझे समझ नहीं आता था। अम्मी मुझे दादी के पास भटकने भी नहीं देती थी। इनका कहना था कि दादी एक बुरी औरत है जो मासूम बच्चों का दिल निकाल खा जाती है। ये तब की बात है जब मैं कम सीन थी। मुझे दादी बहुत अच्छी लगती थी। वो मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। मगर जैसे ही अम्मी घर आती वो फौरन मुझसे दूर होकर कामों में मगन हो जाया करती। अक्सर अम्मी और दादी की लड़ाई होती रहती थी। अम्मी दादी पर हाथ भी उठा जाया करती और फिर दादी कमरे के एक कोने में बैठकर रोती रहा करती। मुझे दादी को रोता देखकर बहुत तकलीफ होती थी। मैं उन्हें दिलासा देने के लिए इनके पास जाती तो अम्मी फौरन मेरे पीछे ही आती और दादी को बातें सुनाने लगती कि वो मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं। इसका दिमाग मेरे खिलाफ बढ़ रही हैं। दादी बेचारी तो तब भी रोते हुए कहती कि ये तो मेरे बेटे की औलाद है, मैं क्यों इसे इसकी माँ के खिलाफ करूंगी। ये तो खुद मेरे पास आती है। मगर अम्मी पर इस बात का कोई असर ना होता। वो उल्टा दादी को मजीद डांट कर मुझे वहां से ले जाया करती थी। इनका कहना था कि तन्हाई में दादी से मत मिला करो, वो तुम्हें भी मारकर यूं ही खा जाएंगी जैसे वो पहले बच्चों को खाती थी। ऐसी कई बातें बता बता कर वो मेरे जहन में दादी के खिलाफ जहर भरने लगी। मैं भी इनकी बातों में आकर दादी को बुरा समझने लगी और इनसे दूर होती गई। अब अगर दादी मुझे अपने पास बुलाती भी तो मैं इनकी बात को अनसुना कर दिया करती या दूर भाग जाया करती। मुझे इनसे बहुत खौफ महसूस होने लगा था। अम्मी ने लड़कपन में मेरे दिमाग में इतना जहर भर दिया कि मैं भी इनकी तरह दादी से नफरत करने लगी। और अब अगर दादी बीमार होती या दर्द से कराहती रहती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि मुझे खुशी होती थी। अम्मी सारा दिन दादी से काम करवाती रहती और खुद मुझे लेकर या तो नानी के घर चली जाती या कमरे में पड़ी सोती रहती। इनकी तरह मैं भी दादी पर हुक्म चलाने लगी थी। बेचारी दादी खामोशी से हमारी बातें मानती रहती। एक दिन दादी को शदीद बुखार था। वो बाहर से तप रही थी, मगर अम्मी ने इन्हें ढेरों कपड़े निकाल कर दिए। इन सब को धोकर सुखा दो, इसके बाद पूरे घर की सफाई भी करनी है। दादी बेचारी तो पहले ही बुखार में तप रही थी। ये काम सुनकर तो वैसे भी इनका सर चकरा कर रह गया। दादी बेचारी खामोशी से सारे काम करती रही। इन्होंने पहले कपड़े धोए और फिर पूरे घर की सफाई की। मगर कुछ देर बाद जब मैं बाहर निकली तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि दादी तो घर के सेहन में बेहोश पड़ी थीं। इन्हें इस हालत में देखकर मुझे इन पर बहुत तरस आया। मैं दौड़कर इनके पास गई और इन्हें उठाने लगी। इनका वजूद कांप रहा था। वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। न जाने क्या हुआ था इन्हें देखकर मेरी चीख निकल गई थी। मैं रो रो कर अम्मी को बुलाने लगी। अम्मी कुछ देर बाद उठकर बाहर आई तो बोली,
कम वक्त क्या मुसीबत आम पड़ी है। तुम तो अपनी दादी की तरह बस शोर ही मचाती रहती हो। 2 मिनट सोने के लिए लेटी थी, मगर वो भी मुझे यहाँ मैसर नहीं है। अम्मी आंखें मसलते हुए बाहर निकली थी। मैंने इन्हें देखकर फौरन कहा कि अम्मी दादी को देखो, बेहोश हो गई हैं, पता नहीं क्या हुआ है। अम्मी ने जब दादी को जमीन पर पड़े हुए देखा तो फौरन माथे पर नागवारी उमड़ आई। माथे पर बल डाले वो भाग कर पास आई और इनकी नसें चेक करने लगी। कभी नाक के गिर्द उंगलियां रखती तो कभी गर्दन पर शहर ऊपर उंगली रखकर इनकी सांस चलती हुई महसूस करने लगी। मेरा दिल इस पल शदीद धड़का था। मेरे दिल में अजीब से वसवसे आने लगे थे, कहीं दादी फौत तो नहीं हो गई थी। मगर जब अम्मी की जानिब देखा तो इनके चेहरे पर नागवारी थी। मैंने इनसे सवाल किया कि आखिर क्या हुआ है दादी को, क्या कोई परेशानी की बात तो नहीं है। अम्मी मुंह बनाकर कहने लगी कि अभी तक जिंदा है मनहूस, पता नहीं कब जान छोड़ेगी। इस मुसीबत से अम्मी की ये बात सुनी तो मेरी रूह लर्ज कर रह गई। भला वो कैसे दादी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकती थी। खैर, ना चाहते हुए भी अम्मी को दादी को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। वो जब इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट देने के बाद कहा कि इन्हें दमा की बीमारी हो गई है, इसलिए ज्यादा काम करने की वजह से जब सांस चढ़े तो इनकी सांस रुकने लगती है। आप इन सब अब कोई काम ना करवाएं, बल्कि इन्हें आराम करने दें। अगर दमा बढ़ गया तो कुछ भी हो सकता है। अम्मी मुंह बसोरती डॉक्टर की सारी बातें सुनने के बाद इन्हें घर ले आईं। कुछ देर बाद अब्बू भी घर वापस आ गए, जो कि 1 हफ्ते से शहर गए हुए थे। इन्होंने दादी की बीमारी की खबर सुनी तो फौरन अम्मी से कहने लगे कि क्या जरूरत थी डॉक्टर के पास लेकर जाने की, बिला वजह मेरे पैसे जाया करवा दिए। वैसे भी अम्मा की उम्र हो चुकी है, इन्होंने ज्यादा दिन तक जिंदा रहना नहीं है, बिला वजह अब पैसे लगाते फिरे इन पर। अम्मी और अब्बू की बातें सुनकर मेरी रूह तक कांप रही थी। और वहां तो दादी भी मौजूद थी, जो एक तरफ बैठकर खाना खा रही थी। जब अपने बेटे और बहू के मुंह से ऐसे अल्फाज सुने तो इनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। उनकी आंखों से आंसू जारी हुए थे। वो अपनी चादर के कोने से अपने आंसू साफ करते हुए कमरे से उठ गईं। न जाने कितना दर्द था इनके आंसुओं में कि इस दिन के बाद मेरा दादी के साथ रवैया बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अपने अम्मी अब्बू के सामने तो इनसे ना बोलती थी, मगर अकेले में इनकी खूब खिदमत किया करती थी। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। अम्मी और अब्बू का रवैया दादी के साथ बहुत बुरा होता गया। वो सारा सारा दिन दादी से काम करवाती रहती। मैं अब्बू को अगर शिकायत लगा भी देती तो अब्बू अम्मी की ही साइड लेते थे। एक रोज मेरे मामू भी शहर से हमारे यहाँ रहने आए हुए थे। गीजर में कुछ खराबी आ चुकी थी, इसलिए अम्मी ने दादी से कहा कि वो पानी गर्म करें। दादी अब बूढ़ी हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद वो सारे काम खुद किया करती थी। पानी उबल गया तो अम्मी ने इन्हें बाल्टी में डालने को कहा। जब वो पानी को डालने लगी तो तभी मेरे छोटे मामू वहां से गुजर रहे थे। गर्म उबलते पानी की छींटे मेरे मामू की टांग पर गिरी। दर्द और जलन से वो चीख उठे। वो अपनी टांग पकड़कर तड़पने लगे थे। अम्मी ने जब आकर देखा तो इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिर वो इनका अकलौता भाई था। दादी के चेहरे पर इस पल मौत की जर्दी नमूदार हुई थी। वो रोने लगी थी और फिर बुखलाए अंदाज में बोली कि इसमें मेरी गलती नहीं बहू, मैं तो बस पानी डाल रही थी। मेरे बूढ़े हाथों में अब पहले सी जान बाकी नहीं रही, इस वजह से ऐसा हुआ है। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मगर मेरी अम्मी को कहाँ रहम आना था। इन्होंने गुस्से से दादी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। दादी बेचारी तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और जमीन पर गिर गईं। इनका गिरना था और अम्मी ने फौरन इनके दोनों हाथ पकड़े और फिर जो किया वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सांस लेना भूल चुकी थी। मेरा वजूद कांपने लगा था। न जाने दादी पर क्या गुजरी होगी जब इनके साथ ऐसा हुआ था। अम्मी ने इनके दोनों हाथ थामे और गर्म उबलते हुए पानी में इनके हाथों को डुबो दिया। दर्द की शिद्दत से दादी चीख उठी। वो जलन से चला रही थी, मगर अम्मी इन्हें गालियां देते हुए गुस्से से इनके हाथ कितनी ही देर पानी में डुबोकर खड़ी रहीं। मेरा वजूद लर्जा था। मैं भागकर अम्मी के पास गई और इनसे दादी को छुड़वाने लगी। कई मिनट तक अम्मी ने दादी के हाथों को पानी के अंदर ही रखा। दादी चीख चीख कर और दर्द बर्दाश्त करके बेहोश हो चुकी थी। वो बेहोश होकर पीछे गिरी तो अम्मी ने भी इन्हें जोर से झटक कर वहीं फर्श पर गिरा दिया। मैं दादी के पास जाने लगी तो अम्मी ने मुझे झिड़क कर कहा कि जाकर मरहम लेकर आओ, तुम्हारे मामू के जले हुए जख्मों पर लगाती हूँ। अम्मी की बात मानते हुए
میں भाग कर कमरे में गई और मरहम लाने लगी। मामू की टांग पर सिर्फ 2 जगह पर छाले बने थे। इन्हें देखकर अम्मी की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोने लगी। रोते रोते भाई के जख्मों पर दवा लगाने लगी। साथ ही साथ दादी को कई बद्दुआएं भी दे रही थीं। मुझे तो हैरत इस बात की थी कि मेरी अम्मी आखिर एक ही वक्त में 2 दिल कैसे रख सकती थीं। कुछ देर पहले वो दादी के हाथ चलाकर खुश हो रही थी, जबकि अब जो अपने भाई के थोड़े से छाले देखे तो कांप उठी थीं, रोने लगी थी। क्या मेरी दादी को दर्द नहीं होता था, या वो इंसान नहीं थी जो इनके साथ अम्मी ऐसे करती थी। मैं बस इस मौके के इंतजार में थी कि कब अम्मी मसरूफ हूं, इनका ध्यान मुझसे हटे और मैं दादी की खैर खबर जाकर ले सकूं। अम्मी जब अपने भाई के साथ मशगूल थी तो मैं चुपके से उठी और दादी की तरफ जाने लगी। वो अभी तक किचन में यूं ही बेहोश पड़ी थी। इन्हें देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं उनके करीब पहुंची तो मेरा ध्यान बेसाख्ता इनके हाथों पर गया, जिन्हें देखकर बेसाख्ता मेरे लबों से सिसकी निकली थी। दादी के हाथ पूरी तरह जल चुके थे। इनके हाथों को देखकर मुझे खौफ महसूस होने लगा था। मैं फौरन चलती हुई इनके पास गई और इनके हाथों को देखने लगी। वो अभी तक बेहोश पड़ी थी। इनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। मैंने इनके करीब जाकर जब इन्हें आवाज दी तो इनके लबों से आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी में कोई अल्फाज निकल रहे थे। मैं फौरन इनके लबों के करीब गई और इनके पास जाकर इनकी बात सुनने लगी। वो सरगोशी के अंदाज में बमुश्किल बोलती हुई लबों से मुझसे कह रही थी कि मुझे पानी ला दो, मुझे पानी ला दो। इनको शदीद प्यास लगी थी। मैंने फौरन गिलास में पानी डालकर इनके मुंह में डालने लगी, मगर वो लेटी हुई थी, इसलिए पानी इनके मुंह में जाने की बजाय बाहर गिर रहा था। मैंने एक हाथ से इनके लबों को खोला और चम्मच की मदद से इन्हें पानी पिलाने लगी। इनके हलक से चंद बूंदें नीचे उतरी और देखते ही देखते वो होश में आ चुकी थीं। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं इनको गले से लगाकर रोने लगी। इनके हाथ बुरी तरह जल चुके थे। हाथ पर छाले फटकर खून बहने लगा था। इनके जख्मी हाथ देखकर मेरे दिल पर बेचैनी सी उतर आई थी। इनके जख्मों पर मक्खियां बना रही थीं और चींटियां चलने लगी थी। मैंने जब ये मंजर देखा तो फौरन इनका हाथ थाम कर मक्खियों को दूर करने लगी और फिर एक कपड़े की मदद से इनके जख्मों को साफ करने लगी। मुझे अब मजीद बर्दाश्त ना हुआ तो मैं फौरन अम्मी के पास गई और इन्हें बताने लगी कि अम्मी दादी की तबीयत बहुत बुरी तरह खराब हो रही है। इन पर मक्खियां बिन बना रही हैं। कहीं कोई बड़ा इन्फेक्शन ना हो जाए। उदारा इनको डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि पट्टियां करवा सकें। अम्मी ने जब मेरी बात सुनी तो फौरन इनके माथे पर बल पड़े। वो मुझे भी डांटते हुए बोली, ज्यादा दादी की चमची बनने की जरूरत नहीं है। जिस हाल में है अपना ही कसूर है। अगर वो मेरे भाई की टांग ना जलाती तो आज ठीक होती। इसी पल दादी का दमा भी बिगड़ने लगा था। वो शायद खांस रही थी। इनके चेहरे का रंग जर्द पड़ने लगा। इनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, जबकि जलने का दर्द तो वही जान सकती थीं। आखिर कितना कर्ब था इस वक्त इनके सीने में। अबू घर आए तो मैंने दादी की हालत के बारे में बताया, मगर अबू को भी इससे कोई हाथ सरोकार ना था। वो बोले कि तो इसमें इन्हीं की गलती है, ध्यान से काम करना चाहिए था। क्यों जलाई आहट टांग इसकी। अब घर में जो मरहम पड़ी है इससे इसका इलाज कर दो। बहरहाल मैंने दादी को उठाकर इन्हें कमरे में ले गई। वो कुछ ही देर बिस्तर पर लेटी थीं कि अम्मी कमरे में दाखिल हुई और इनके जख्मों को देखकर कि वो बेचैन सी अपनी आंखें बंद करके गिनजदा आवाज में बोली कि छी छी, इस बुढ़िया के हाथ कितने खौफनाक हो गए हैं। मेरा तो दिल खराब होने लगा है। इतनी खराब औरत को मेरे कमरे में क्यों ला कर रख दिया है, कहीं मेरा बिस्तर खराब ना कर दे। इन्होंने फौरन दादी को उठाया और बोली कि जाकर बाड़े में लेटो, मेरे घर को गंदा मत करो। जब मैंने इनके मुंह से ये अल्फाज सुने तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। बाड़े में तो मवेशी रखे जाते थे, अब क्या ये नौबत आ गई थी कि मेरी दादी वहां जाकर सोया करेंगी। इन्होंने नीम बेहोशी की हालत में भी दादी को धक्के देते हुए वहां से भेज दिया। हमने कुछ माल मवेशी भी रखे हुए थे जिनका एक अलग कमरा था। दादी बेचारी रोती हुई खामोशी से इस बाड़े में जाकर बैठ गई। इन्हें यूं बैठे देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। इनका जख्म मजीद खराब होता जा रहा था। वो दर्द से कराह रही थी। वो एक कपड़े की मदद से अपने जख्मों से रिश्ता पानी साफ करती रहती, मगर ना तो इनके पास दवा मौजूद थी, ना ही कोई साफ कपड़ा जिसकी मदद से जख्म को साफ किया जा सकता।
اتنا सब कुछ होने के बावजूद अम्मी को इन पर रहम ना आया और वो इनसे यूं ही काम करवाती रहती थी। खाने पीने की चीजों से तो इन्होंने दादी को कोसों दूर रख दिया था। अब वो इनसे ना तो अपने कपड़े धुलवाती और ना ही बर्तन, मगर पूरे घर का झाड़ू पोंछा इन्हीं से करवाया करती थी। दादी के हाथों पर बने छाले और खराब होते जा रहे थे और जब वो अपने हाथों से झाड़ू को पकड़ती तो इन्हें शदीद तकलीफ होती। इनके छाले दोबारा से फट जाते और जख्म दोबारा ताजा हो जाया करते थे। खून इनके हाथ से निकल निकल कर झाड़ू और फर्श पर गिरता रहता, मगर मेरी अम्मी को इन पर कोई रहम नहीं आया। वो फिर भी इन्हीं से ही काम करवाती रहती। खाने का वक्त होता तो वो बचा हुआ खाना इन्हें दे दिया करती। कभी सूखी रोटी होती तो कभी खराब आटे की रोटी। इस दिन सुबह सुबह अम्मी दादी के सर पर सारे काम की जिम्मेदारी सौंप कर खुद अपने किसी जानने वाले के घर चली गई थी और मुझे कह कर गई कि सारा काम दादी से करवाना। खुद खबरदार जो किसी काम को हाथ भी लगाया तो। मैंने फौरन हामी भर ली। सर्दियों के सर्द दिन शुरू हो चुके थे। अम्मी जो ही गई तो मैं फौरन दादी को बाड़े से उठाकर कमरे में ले आई। इनका वजूद इंतहाई कमजोर हो चुका था। वो तो अब अक्सर कांपती रहती थी। कमरे में आकर वो बैठी तो रोने लगी, कहने लगी कि मजीद अजीतें अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। एक तो मौत भी मुझे आजमाती फिर रही है, ये भी आ जाए तो मुझे सुकून हो जाएगा। कम से कम ऐसी दर्दनाक जिंदगी से तो छुटकारा मिल जाएगा। दादी को रोता देखकर मैं भी रोने लगी और इनके सामने हाथ जोड़कर बोली कि काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती, मगर मैं बेबस हूँ। न जाने मेरे माँ बाप इस कदर सहत क्यों हो चुके हैं कि जीते जी अपनी जन्नत को खुद से दूर करने पर तुले हुए हैं। इस रोज दादी का सांस बहुत उखड़ रहा था। इनके जख्म तो मजीद फैलकर कलाइयों तक जा चुके थे। जख्म तो बिगड़कर अब नसूर बनता चला जा रहा था। सफाई ना रखने की वजह से जख्मों पर काली सी परत जम चुकी थी। इनकी एक एक आह मुझे अपने वालिदैन को लगती महसूस होती थी। सर्दी शदीद थी। इस रोज अम्मी अब्बू को घर आने में देर हो गई तो मैंने दादी को वहीं सो जाने को कह दिया। नरम बिस्तर पर लेटते ही इन्हें नींद आ गई थी। इन्हें सुकून से सोता देखकर मैं मुस्कुराई और सारे काम खुद करने में मगन हो गई। रात हो चुकी थी तो मैं भी इन्हीं के साथ कमरे में कंबल ओढ़कर सो गई। कुछ देर गुजरी थी कि अम्मी अब्बू घर में दाखिल हुए। जब इन्होंने मेरी दादी को कमरे में सोया देखा तो गुस्से से झिड़कते हुए इन्हें उठाने लगे और बोले, कमरे में किसकी इजाजत से घुसी हो? तुम्हारी जगह बाड़े में है, यहाँ नहीं। अब बिस्तर सुबह दोबारा धोने पड़ेंगे। ऐसे ही कई अल्फाज से नवाजते हुए अम्मी अब्बू ने दादी को कमरे से निकाल दिया था, मगर हद तो इस वक्त पार हुई जब इन्होंने दादी से कंबल भी ले लिया। दादी बेचारी इस यह बस्ता रात में ठिठुरती कांपती बाड़े के कोने में जानवरों के बीच जाकर बैठ चुकी थी। दादी की सिसकियां मैं महसूस कर सकती थी। आधी रात हुई तो मैं धीरे से उठी। मेरे अम्मी अब्बू गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने अपना कंबल उठाया ताकि दादी को जाकर दे सकूं। मैं कमरे से बाहर निकली और अब बाड़े की जानिब जाने लगी। बाड़े का दरवाजा थोड़ा सा खोला और वहां मौजूद जर्द बत्ती को जला दिया। मेरी नजरें दादी की मुतलाशी थीं। मैंने जब दादी को देखा तो वह घास को अपना बिस्तर बनाकर बेसुध लेटी थीं। मैं इनके करीब गई और इन पर कंबल ओढ़कर इन्हें आवाज देने लगी, मगर इन्होंने आगे से कोई जवाब ना दिया। मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। मैं इन्हें हिलाने लगी, आवाजें देने लगी, मगर इनका जवाब ना आया। मैंने कांपते हुए हाथों से इनकी नब्ज चेक की तो मेरी रूह कांप गई। दादी का दिल तो धड़कना छोड़ चुका था। इनकी नसें रुक चुकी थी। वो तो मर गई थी। मेरी एक चीख बुलंद हुई थी। आज एक और माँ अपने बेटे और बहू के जुल्म और नफरत का शिकार होकर मर चुकी थी। अम्मी अबू भी दौड़े हुए वहां आए। जब इन्होंने दादी को मुर्दा पाया तो कुछ खास तासुर ना दे सके। इंसानियत के नाते इनकी तदफीन के अमूर सर अंजाम दिए। शायद सर से बोझ उतरा था इनके। अम्मी तो खुश थीं। मैं ही इनकी खातिर रोती रहती थी। बस पछतावा रह गया था कि काश इनकी खातिर कुछ कर सकती। कुछ हफ्तों बाद ही अब्बा का काम डूबने लगा। इन्हें नुकसान होने लगा। हमारे हालात बदलने लगे। उदार सर चढ़ गया। अब्बू ने फौरन मेरी शादी करवा दी। मैं तो अपने घर में खुश हूँ, मगर अम्मी और अब्बू के सर से दादी की दुआओं का साया उठ चुका है। अब्बू हर वक्त परेशान रहते हैं, नफ्सियाती मरीज बनते जा रहे हैं। हर गुनाह की सजा दुनिया पर तो नहीं मिलती, कुछ का बदला बरोजे महशर भी महफूज रहता है।